गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने झारखंड के वनों के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि वहाँ झारखंड में पूरे देश के तुलना में वनों की स्थिति क्या है, कितना परसेंट वन है, तो पूरे देश के क्षेत्रफल के तुलना में कितना प्रतिशत वन है या कितना परसेंट वन है। फिर हमने ये देखा था कि झारखंड के कितने क्षेत्रफल पे वन है और उसका प्रतिशत क्या है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है। फिर हमने झारखंड में पाए जाने वाले वनों के टाइप्स को देखा था, फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को देखा था, जिसमें हमने 3 तरह के वनों की चर्चा की थी। 3 तरह के वन में, जैसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बारे में बात की थी। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन की बात की थी, यानी ट्रॉपिकल ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट की बात की थी। फिर अगला तीसरा जो झारखंड के वन थे या वनों का प्रकार था, वो था उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड पेनिनसुलर फॉरेस्ट की बात की थी। फिर हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी वनों के टाइप्स की बात की थी, जिसमें हमने रिजर्व फॉरेस्ट की बात की थी, यानी आरक्षित वनों की बात की थी। फिर हमने प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की बात की थी, यानी रक्षित या सुरक्षित वन की बात की थी। फिर हमने अगला अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात की थी। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि ये वन जो है किसी तरह से प्रतिबंधित नहीं होते। यहाँ जानवरों को चराने के लिए भी और लकड़ी काटने के लिए दोनों तरह की आज़ादी होती है। बस फ़र्क यही होता है कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा शुल्क लिया जाता है या कुछ फीस लिया जाता है। ठीक है, और यह जो वन अवर्गीकृत वनों का जो प्रकार है, वो वन बंजर भूमि होता है। सरकार का, व्यक्तियों का अपना, समुदाय का अपना स्वामित्व वाला भूमि होता है। अगर व्यक्ति का है तो निजी भूमि भी हो सकता है, स्वामित्व समुदाय या कम्युनिटी का है तो उसका स्वामित्व या उसका ऑनरशिप जो होता है वो कम्युनिटी के पास होता है। इस तरह से हमने आपको वनों के बारे में बताया था। फिर हमने फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में बताया था, यानी वन संपदा के बारे में बताया था। ठीक है, वन संपदा या फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि 2 तरह का फॉरेस्ट वेल्थ होता है। एक मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी जो प्रमुख वन उत्पाद होता है, और दूसरा होता है गौण वन उत्पाद यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें हमने मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में साल का, शीशम का, सागौन का, कई तरह के अलग अलग वृक्षों के बारे में बताया था और उसके उपयोग के बारे में बताया। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये झारखंड के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और किस तरह के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर महुआ के बारे में बताया था, कत्था के बारे में बताया था, सेमल के बारे में बताया था, खैर के बारे में बताया था कि ये पेड़, इन वृक्षों का, जो जंगल में ये जो वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्षों का कितना उपयोग है, क्या क्या कैसे कैसे उपयोग होता है, यह हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था। फिर केंदू के पत्ते वगैरह के बारे में बताया था मैंने। फिर लाख के बारे में मैंने बताया था माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, और उसी में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि कैसे झारखंड में लाख कहे या लाह कहे दोनों एक ही है। ठीक है, किसी ने ये सवाल पूछा था, तो मैं ये बता दूं कि यह संपूर्ण भारत के 50% जो लाख है या लाह है, दोनों कह सकते हैं, या 50% से ज़्यादा झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और यह जो है लेसिफर लक्का नाम का जो कीड़ा होता है, लाह का जो कीड़ा होता है, उसी के द्वारा इस लाह का या लाह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन कीड़ों की जो वृद्धि की जाती है वो बबूल, पीपल, खैर, बेर, पलास, कुसुम, बरगद, रीठा जैसे वृक्षों पे इसकी की जाती है। ये सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, बस मैं आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ ताकि अगली क्लास जो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ उससे आपको कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था कि लाह के बारे में कि 4 मौसमों में होता है, यानी साल में 4 बार इसका उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें बैसाखी, जेठवी, कटकी, अगहनी के बारे में मैंने बताया था, और यह भी बताया था कि बैसाखी में लगभग 80% लाख का उत्पादन होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो खूंटी जिला है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे
बड़ा लाख उत्पादक वाला जिला है। ठीक है, तो इतना तक मैंने आप लोग को बता दिया था। अब आगे हम फिर और भी जो माइनर प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते। इतना मैंने आपको झारखंड के वनों को पढ़ाते हुए या वेल्थ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाते हुए मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी थी। फिर मैंने केंदू के या तेंदू के, दोनों कह सकते हैं, केंदू या तेंदू, ये पत्ते के बारे में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था ये पत्ते जो है वो बीड़ी, खैनी, तंबाकू के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यह आर्थिक जीवन के लिए भी, व्यापार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, जीविका के साधन मिलते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि यह हजारीबाग है, गिरिडीह है, सिवभूमि है, पलामू है, गढ़वा है, यहाँ इसका बड़े लेवल पे उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाते हैं। हाँ, एक चीज़ इससे जुड़ी हुई और है जो आप लोग जान लीजिए, इसके बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सरकार ने 2015 में एक केंदू पत्ता नीति लाया। 2015 में केंदू पत्ता नीति, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि ये जो कंदे के पत्ते हैं उसके व्यापार में जो ठेकेदार थे या बिचौलिए थे, जो मीडिएटर थे, उनकी भूमिका को कम किया जाए। यानी जो इस केंदू के पत्ते से जुड़ा हुआ व्यापार था या रोजगार था, उसमें जो मूल या बेसिक जो श्रम करने वाले लोग थे, जो सबसे ज़्यादा श्रम में इसमें शामिल थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। ठेकेदार या बिचौलिए मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेते थे। तो इसी को ख़त्म करने के लिए और जेन्युइन लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के लिए सरकार ने केंदू पत्ता नीति 2015 में लाई थी। ठीक है, और इसको 2016 से अधिसूचित किया गया, मतलब लागू किया गया। नीति तो आई 2015 में, लेकिन लागू किया गया 2016 में। तो प्रश्न इस पर कई बार पूछा जा सकता है कि केंदू पत्ता नीति लाई कब की गई थी? तो 2015 में। या ये पूछा जा सकता है कि केंदू पत्ता नीति लागू कब की गई थी? तो 2016 में। दोनों में अंतर है। कई बार इसी में गलती से आप 2015 याद किए हैं, लागू करने का डेट पूछ दिया था, आप 2015 ही मार देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती से आपको बचना है। ठीक है, झारखंड में जो है केंदू पत्ता उत्पादन की दृष्टि से या प्रोडक्शन की दृष्टि से, ठीक है, पलामू का जो जिला है वो, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं हम रेशम के उत्पादन पर चर्चा करते हैं। ये माइनर प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो झारखंड है वो रेशम उत्पादन का या सिल्क उत्पादन का, रेशम या सिल्क उत्पादन के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसमें से एक है। यानी यह रेशम उत्पादन के मामले में संपन्न राज्य है। ठीक है, यहाँ जो है 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के रेशम कौन कौन है ये पहले जान लेते हैं, ताकि और यहीं पे हम इंडिया के बनस्पत में भी रेशम को देख लेंगे। ठीक है, रेशम का जो उत्पादन होता है वो 4 तरह का। एक होता है शहतूत, दूसरा होता है टसर, एक होता है शहतूत, दूसरा होता है टसर, ठीक है, तीसरा होता है इरी और चौथा होता है मूंगा। ये 4 तरह के से रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, झारखंड जो है भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर ये जो टसर है, टसर से जो उत्पादन उसका 60% उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। ये टसर का 60% उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। यानी झारखंड जो है टसर उत्पादन का सबसे प्रमुख राज्य है। अतः टसर के उत्पादन में यह जो झारखंड है यह फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ये हमें याद रखना।
ठीक है, रेशम में ये पूछा जा सकता है कई बार, अब प्रश्न आए भी हैं कि रेशम का कौन सा उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, शहतूत रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम या मूंगा रेशम। आपको ये ध्यान रखना है कि टसर रेशम लगभग 60% का उत्पादन झारखंड में होता है, यह प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, अब झारखंड में कौन कौन से जिले हैं जहां इसका उत्पादन बड़े स्तर पे होता है, ये हम देख लें। तो लातेहार है जहाँ बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, फिर पलामू है, गुमला है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कुछ मात्रा में लोहरदगा, रांची और हजारीबाग में भी होता है। लोहरदगा, हजारीबाग, लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में भी होता है। तो ये हमें जरूर से याद रखना है, तो भूलना नहीं है। इस पे प्रश्न पूछे भी गए हैं, अब पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जब हम यहाँ जान ले रहे हैं तो एक चीज़ और जान लें कि जो मूंगा, या इसको मलबरी भी बोलते हैं, मूंगा या मलबरी, जो ये रेशम है, ठीक है, का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत जो है इसमें प्रथम पोजीशन पे आता है क्या, मूंगा या मलबरी के उत्पादन में। तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, और अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो जो आप नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि ये जो टसर का उत्पादन होता है, ठीक है, ये टसर का उत्पादन रेशम के कीड़ों या कीटों से होता है, रेशम के कीटों से होता है या कीड़ों से होता है। ठीक है, इसका पहले पालन किया जाता है। ठीक है, इसके उपरांत इसका कोकून या कोया कहते हैं, कोया का उत्पादन किया जाता है, और इसी कोकून से रेशम का कोकून या कोया का उत्पादन किया जाता है, और इसी से रेशम के धागे बनते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ जानना है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो जान लीजिए, ताकि अगर गलती से पूछ भी दिया तो आप से गलत ना हो, इस ये ध्यान रखना है। झारखंड में जो टसर रेशम है, जिन कीड़ों या कीटों से प्राप्त किया जाता है, उन कीड़ों का जो जीवन काल होता है वह टसर के जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और यह कीड़ों से प्राप्त होता है या कीटों से प्राप्त होता है, और इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ टाइम 2 माह का या 2 मंथ का होता है। ठीक है, यानी 2 मंथ में ये प्रक्रिया में आ जाता है, और इसी कम अवधि के कारण ही टसर का जो उत्पादन है, ठीक है, वो एक वर्ष में लगभग 3 बार होता है। ठीक है, एक वर्ष में लगभग 3 बार होता है, यानी टसर या जो कीड़ा होता है, उस कीड़े से, एक कोकून से इस रेशम के धागे का निर्माण होता है, और इसका जो जीवन काल होता है कीड़े का वो 2 महीने का होता है। इसी से रेशम के धागे बनाए जाते हैं कोकून से, और यह लगभग साल में 3 बार इसकी खेती की जा सकती है, या फसल के तौर पर देखें, या इस तरह से कीड़े का अगर जीवन चक्र है तो 3 बार साल में इन कीड़ों का निर्माण करके इससे कोकून प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको यही 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखना है, जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसी पे जो सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिकली यही पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड का जो जलवायु है वो रेशम उत्पादन के अनुकूल है, इसीलिए यहाँ टसर रेशम बड़े लेवल पर। ठीक है, लेकिन एक बात है कि यहाँ जो जलवायु जो है वो तो फेवरेबल है, अनुकूल है या फेवरेबल है, बट एक चीज़ है, यहाँ इसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वो प्रति इकाई बहुत कम है बाकी जगह के तुलना। ठीक है,
तो इस पे सवाल वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये जान लेना है कि यहाँ बड़े लेवल पे टसर का उत्पादन तो होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता कम है, जिसके लिए यहाँ पे केंद्रीय सिल्क बोर्ड की सहायता से रांची में, ठीक है, रांची में एक टसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया। टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। कहाँ पे? रांची के नगड़ी गांव में। रांची के नगड़ी गांव में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ उत्पादकता कम है, उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो रिसर्च या जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसी के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? किसके हेल्प से? केंद्रीय सिल्क बोर्ड के, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों को याद रखना है। यह जो टसर अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थान यानी टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रांची के नगड़ी गांव में स्थापित किया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो बांस भी आता है। क्या आता है? बांस भी आता है। बांस की अगर चर्चा करें, हम क्या देखते हैं कि बांस जो है या बम्बू, बांस या बम्बू यह किस श्रेणी के पौधे में आता है? यह घास की श्रेणी वाला वृक्ष, घास की श्रेणी वाला वृक्ष है, ठीक है। ये आपको याद रखना। और बांस की कटाई का एक खास बात है कि यह जो लोग गांव से जुड़े होंगे या देखते होंगे, ये बांस जहाँ एक जगह पाए जाते हैं उसको कोट कहते हैं, कोट, वहाँ स्थानीय भाषा में कहते हैं, ये किताबों में मेंशन नहीं होता। और यहाँ आप देखते होंगे जब बांसों को काटा जाता है तो उसको पूरे जड़ से उखाड़ा नहीं जाता है, उसके ज़मीन के पास से काट दिया जाता है और वो फिर से धीरे धीरे उस पर फिर से बांस ऊपर चले आते हैं, ठीक है। जो अगर बांस है ऐसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ से उसको काट देते हैं तो फिर यहाँ एक समय के बाद फिर से यहाँ से बांस निकलना शुरू हो जाता है, यानी हम काटते हैं फिर वो वहीं से उग जाता है, उसको अलग से फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इस तरह से इसको काटते जाते हैं और प्रकृति के द्वारा वहीं से ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए फिर से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि अन्य पौधों के तुलना में यह लगभग 25% CO2 का अवशोषण करता है। और हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हरित प्रभाव के लिए आवश्यक है, या इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ग्लोबल वार्मिंग में। अगर जितना CO2 बढ़ता जाएगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये जो अवशोषण करता है यानी पर्यावरण के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यह जो बांस है, बांस के दो प्रयोग हैं। एक, हम जानते भी हैं कि बांस से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। बांस के लुगदी से हम जानते हैं कि कागज़ भी बनाया जाता है, पेपर। और हम जानते हैं कि आज पेपर का बड़े लेवल पर इंडिया में ज़रूरत भी है और प्रोडक्शन भी होता है। तो बांस का एक सबसे बड़ा प्रयोग तो यही है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई जाती है जो स्थानीय स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है, जैसे टोकरी हुआ, पंखा हुआ, ठीक है। शादी या समारोह में बहुत सारी चीज़ों बांस से बनाई जाती है, ठीक है। तो इस स्तर पे भी इसका प्रयोग बड़े लेवल पे होता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, बांस जो है इसका 90% बांस जो है, सॉरी 90% करें, बांस जो है 90 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर भारत में बांस की खेती की जाती है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भूभाग है, बड़ा भूभाग है या लैंड है जहां बांस की खेती की जाती है। इतना चाइना में भी नहीं किया जाता, जबकि चाइना जो है
निर्यात के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे है। फिर भी यहाँ इंडिया में सबसे बड़े भूभाग, जो विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है, जो 90 लाख हेक्टेयर है, उस पर बांस की खेती, ठीक है। लेकिन इसकी उत्पादकता चाइना से कम है। चाइना में कम जगह में ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, और यह चाइना जो है सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। निर्यातक है या एक्सपोर्टर है कौन? चाइना। तो ये हमें याद रखना। इसी तरह हमने क्या देखा, जो सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे में हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं। अब अगला है कि झारखंड में काजू का भी उत्पादन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है, लेकिन होता है, इसलिए हम चर्चा कर ले रहे हैं, और इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। जो झारखंड का पूर्वी सी भूमि है, वहाँ काजू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पूर्वी सी भूमि जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो जमशेदपुर वन है, वन के जो प्रमंडल है, का नाम है चकुलिया क्षेत्र। चकुलिया क्षेत्र, यहीं पे काजू का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस काजू का उत्पादन किया जाता है। इसके वृक्ष लगाए जाते हैं और वृक्ष से काजू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है कि काजू का उत्पादन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर वन के प्रमंडल चकुलिया क्षेत्र में काजू का उत्पादन होता है, ठीक है। और लगभग यह 4 से 5 हज़ार क्विंटल तक का उत्पादन काजू का प्रति वर्ष हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ था कि पहले जैसे काजू को सीधे पेड़ से उतारे और मार्केट में ही ला देते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है, काजू का प्रसंस्करण होता है। लेकिन चकुलिया में काजू का प्रसंस्करण पहले नहीं होता था, ठीक है। तो उसको काजू के फल को उड़ीसा या पश्चिम बंगाल प्रसंस्करण के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। यानी सीधे मार्केट में उतारने की स्थिति में झारखंड नहीं था। लेकिन अब क्या है कि 3 काजू के प्रसंस्करण इसी चकुलिया क्षेत्र में, 3 प्रसंस्करण यंत्र इसी चकुलिया क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यही से प्रसंस्कृत करके, प्रोसेसिंग करके सीधे मार्केट में भेजा जा सकेगा। इससे क्या होगा? झारखंड को जो इसका उत्पादन कर रहा है उसको पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा, जो कि बिना प्रसंस्करण के जब इसको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था तो ये पूरा लाभ नहीं उठा पा। तो काजू जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं जो अगला जो गौण उत्पाद है, वन का गौण उत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है हनी। ये तो इंग्लिश का टर्म है, इसको शहद भी बोलते हैं और मधु भी बोलते हैं, ठीक है। यह जो है हनी, वो क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और जंगल का क्षेत्र होने के चलते जो मधुमक्खियों का छत्ता है वो यहाँ अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना लागू की गई जिसका नाम था पलामू ब्यास परियोजना। क्या नाम था? पलामू ब्यास परियोजना। पलामू ब्यास परियोजना, यह परियोजना लातेहार डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई। लातेहार डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक था उसका नाम था गारू ब्लॉक या प्रखंड। गारू प्रखंड में लागू की गई थी। इसमें क्या था कि जो उस क्षेत्र के आदिवासी थे या जनजाति थे, ठीक है, जो गांव के आसपास
पाए जाते थे उनके द्वारा प्राकृतिक माध्यम से जो मधुमक्खी के छत्ते होते थे उससे शहद या मधु प्राप्त की जाए। यह पलामू ब्यास परियोजना थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, लातेहार डिस्ट्रिक्ट के जो गारू प्रखंड, इस गारू प्रखंड में जो आदिवासी या जनजातीय बहुल गांव थे या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ प्राकृतिक रूप से शहद जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की प्रक्रिया थी वो की जाती थी। ठीक है, यानी यह जो परियोजना थी पलामू ब्यास परियोजना, बेसिकली यह वहाँ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त किया जाता था और उसको मार्केट से जोड़ा जाता था। तो इस तरीके से, और ये सीधे शहद जो है मार्केट से नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसका भी प्रोसेसिंग होता है, प्रसंस्करण होता है। इसके लिए भी जो संयंत्र है झारखंड सरकार ने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी से क्षेत्र में प्रसंस्करण भी अब संभव हो पाया है। प्रसंस्करण भी संभव हो पाया है। तो हम देख सकते हैं कि जो हनी है, ये हनी जो है वो बेसिकली इसको हेनार हनी भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। हेनार हनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको शहद या मध भी कहा जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि पलामू ब्यास परियोजना किस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो या तो ऑप्शन में हेनार हनी दे सकता है या शहद या मधु दे सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पलामू ब्यास परियोजना जो है, जो हेनार हनी से या शहद से जुड़ी हुई है, वो झारखंड के किस जिले में या किस प्रखंड में शुरू की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट के गारू प्रखंड में रखी गई। ठीक है, एक चीज़ और जो हम लोग पढ़ाते समय मुझे याद नहीं रहा, भूल गए, हम उसको भी देख लेते हैं, ताकि कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग गलती कर जाते हैं। तो उस प्रश्न को हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे कि हमने वो पढ़ा था रेशम। ठीक है, तो जो रेशम पढ़ा था उसमें हमने खासतौर से टसर रेशम के बारे में देखा था कि झारखंड में टसर रेशम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इससे जुड़े हुए कई बार प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। इससे जुड़े हुए कई प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जिसको हम यही चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को जानना। ठीक है, एक तो हमने आपको बताया कि इंडिया में सहतूती, एरी, तसर, मूंगा या मालबरी जैसे 4 किस्मों रेशम के 4 किस्मों का उत्पादन होता है। मूंगा किस्म का उत्पादन मैंने बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, और टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। ये मैंने चर्चा कर। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और जान लेते हैं, जिससे हमें सीधे सीधे कई बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो चूँकि झारखंड से नहीं है लेकिन जनरल सेंस में भी पूछे जाते हैं, या कई बार झारखंड के साथ जोड़ के उसको पूछ दिया जाएगा कि टसर रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो मूंगा रेशम का उत्पादन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या 2-3 ऑप्शन दे दिया, पूछेगा कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पेचीदा या टफ बनाए जाते हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, और वो उत्पादन कितना है, 41%। जितना भारत 100% अगर उत्पादन करता है तो उसका 41% उत्पादन कर्नाटक से होता है। और कर्नाटक में जो 4 किस्मों के उत्पादन की बात हमने की थी, तो उसमें जो सहतूती या जो सहतूती रेशम है वो यहाँ ज़्यादा बनाया जाता है। कौन सा, सहतूती रेशम का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे टसर रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही सहतूती रेशम का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और लगभग जो रेशम के धागे बनाए जाते हैं का धागा, उसका 52% केवल कर्नाटक से ही कर्नाटक में ही बनाया जाता है। और दूसरे स्थान पे, कर्नाटक के बाद कौन सा आता है, ये फर्स्ट स्थान पे, दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है,
तो ये हमें जरूर याद रखना है ताकि कहीं कोई गलती ना हो सके। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में जो रेशम के कपड़े का निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो रेशम का टेक्सटाइल है, रेशम का जो वस्त्र है, उसका लगभग 3% का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी। फिर इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो कुछ संस्थान हैं, जैसे मैंने रांची में बताया कि केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान है, जहाँ टसर से जुड़ा हुआ टसर जो रेशम का किस्म है उसके उत्पादन से जुड़ा हुआ रिसर्च किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी तरह ईरी रेशम से जुड़ा हुआ जो ईरी रेशम से जुड़ा हुआ जो संस्थान है, वो ईरी रेशम के अनुसंधान से जुड़ा हुआ जो संस्थान है वो कहाँ है? मेंदी पाथर में। कहाँ है? मेंदी पाथर में। और यह मेंदी पाथर पड़ता कहाँ है? यह पड़ता है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मेघालय, यहाँ है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि जहाँ टसर से के रिसर्च से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण संस्थान है वो रांची में है, वही ईरी रेशम से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण संस्थान है वो मेघालय में है। और जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण है, ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण है, वो कहाँ है? वो है मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में। तो ये हमें ये सारी चीज़ें जो रेशम से जुड़ी हुई है, इस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है और गलती हो जाती है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कई बार यही मिलाने के लिए पूछ देता है कि भाई केंद्रीय टसर अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ईरी रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो टैली करिए, मैच करिए, मिलाइए। तो उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने रेशम देख लिया, रेशम के टाइप्स देख लिए, उसके अलावा बहुत सारे जैसे केंदू का पत्ता देख लिया, शहद देख लिया कि शहद का उत्पादन लातेहार में होता है, उससे जुड़ी हुई जो परियोजना है वो भी हमने जान लिया। इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो फॉरेस्ट से, वो हमने एक एक चीज़ को अच्छे से देख लिया है, कहीं कोई चीज़ें नहीं फंसने वाली। काजू का प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन, हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब खास तौर से हम कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं कि जैसे वन नीति, फॉरेस्ट वन नीति, इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे वन नीति को लेके पहला चीज़ यही पूछ लेता है, भाई प्रथम वन नीति कब आई थी? आज़ादी के बाद पहली वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। 1952 में आई थी। ठीक है, और दूसरी वन नीति 1988 में आई थी। तो कई बार यही प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है कि आज़ादी के बाद पहली वन नीति कब आई थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो 1952 में आई थी। और दूसरी वन नीति कब आई थी? 1998 में। प्रश्न सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है और आपको तो ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें इससे जो जुड़ी हुई है वो इस वन नीति का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों लाई जाती है इस तरह की वन नीति, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब हम पहली वन नीति को देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये नीति लाई जाती है बेसिकली वनों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ चीज़ है। प्रबंधन में क्या चीज़ें आती है कि इसका ह्रास ना हो और इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे वनों के मात्रा को बढ़ाया जाए, इस पे ध्यान देना होता है इस नीति के अंतर्गत। ठीक है, कैसे यह सतत प्रयोग में लाई जा सके। सतत प्रयोग से क्या मतलब है? सस्टेनेबल
यूज से क्या मतलब है? सतत प्रयोग। आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रयोग होता है सतत या सस्टेनेबल यूज। यह बेसिकली ऐसे तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, वन भी तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो ऐसे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना ताकि हमारी अगली पीढ़ी तक भी यह सुरक्षित चली जाए और अगली पीढ़ी तक भी यह बची रहे, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाए, यानी ये ख़त्म भी ना हो और इसका हम प्रयोग भी करते रहें। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिए वन नीति लाई, और ये वन नीति पहली वन नीति 1952 में और दूसरी वन नीति 1988। हाँ, 1952 से 1988 की दूसरी वन नीति लाते लाते हमने क्या देखा कि वनों का बहुत बड़े लेवल पे विनाश हुआ, वनों का बहुत बड़े लेवल पे कटाई भी हुआ, बहुत तरीके से विनाश भी हुआ, जंगल में आग भी लग जाती है, तो हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारा जंगल का एरिया जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ की मृदा भी खराब हो जाती है, ठीक है। और वनों से के साथ साथ वहाँ की मृदा, वहाँ का जल व्यवस्था, इस सब का संरक्षण इस वन नीति में शामिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो फॉरेस्ट पॉलिसी है यह लाई जाती है, ठीक है। दूसरी जो फॉरेस्ट पॉलिसी जो बहुत बड़े लेवल पे वनों का विनाश होने लगा किसी भी तरीके से, इसके चलते मृदा और जल व्यवस्थाओं का भी बहुत ज़्यादा उस पर भी कुप्रभाव पड़ा, ठीक है, बैडली अफेक्टेड हुआ। तो इसके संरक्षण को लेके, परितंत्र के संरक्षण को लेके, जो वनीय परितंत्र था उसके संरक्षण को लेके वन नीति लाई गई, ठीक है। और ये भी कोशिश किया गया कि वन नीति पे जो लोग, वनों पे जो निर्भर जाति जनजाति जैसे जनजातियाँ हैं, उनके लिए भी उनको इजीली सुलभ हो सके वस्तुएं, जो वन से जुड़ी हुई है जो सेवाएं हैं वो इससे इजीली सुलभ हो सके, इसीलिए इस वन नीति को लाया गया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि वनों के, पहले एक चीज़ जान लें कि वनों का जो ह्रास है, ह्रास से बहुत तरह के समस्या है। जब 1952 में वन नीति लाई गई, उसके बाद 1988 में वन नीति, इस दौरान बड़े लेवल पर जंगलों की कटाई हुई, बड़े लेवल पर जंगल का विनाश हुआ, चाहे जिस भी तरीके से हो। इससे क्या हुआ, वहाँ के जो मृदा था, वहाँ का जो जल संसाधन था वो भी प्रभावित हुआ, ठीक है। तो इन वन ह्रास से बहुत तरह की समस्याएं आ गई। पहली समस्या जो थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग का, यानी वैश्विक ऊष्मन की समस्या आ गई। दूसरा हरितगृह प्रवाह आया, ये बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो जंगलों का जब बड़े लेवल पर विनाश होने लगा तो क्या हुआ, भौम जल पे भी उसका प्रभाव पड़ा, जो अंडरग्राउंड वाटर था वो डाउन होने लगा बड़े स्तर पे, उसमें गिरावट देखने को मिली। फिर जो मृदा थे या सॉइल था उसकी उर्वरता भी प्रभावित हुई, यानी उर्वरता में कमी आने लगी। तो ये सारी चीज़ें भी देखना है। जब उर्वरता में कमी आई तो हमारे खाद्य भंडार पे भी इसका प्रभाव पड़ा, मतलब जो उत्पादन है उस पर भी प्रभाव पड़ा, जो अन्न का उत्पादन था उस पर भी प्रभाव पड़ा। वन्य जीव, जो जंगल में रहने वाले वन्य जीव थे, वाइल्ड लाइफ थे, उन पे भी प्रभाव पड़ा। उनकी बहुत सारी प्रजातियां या तो संकटग्रस्त हो गई या विलुप्त प्राय होने की स्थिति में आ गई। तो इन सब प्रभावों को देखते हुए वन नीति लाई गई, ठीक है। वनों के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए वन नीति को लाया गया, ठीक है। इस वन नीति के द्वारा हमने क्या देखा है, इस वन नीति के द्वारा बहुत सारे अलग अलग योजनाएं या प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों के द्वारा ही इस वन नीति को आगे की तरफ बढ़ाया गया, बहुत सारे परियोजनाओं के द्वारा। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका शामिल थी, ठीक है। तो इन दोनों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए ही हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। आप लोग को लगता है आप लोग को मेरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं उसको टेक्निकली ठीक करूँगा तो दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए आप लोग को मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आवाज़ या अगर ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है तो, ठीक है। तो इस वन नीति के द्वारा जो 1988 में दूसरी वन नीति जो आई, उस वन नीति के माध्यम से
हमने कई सारे चीज़ों को ध्यान दिया। जो वैज्ञानिक थे, जो पर्यावरण से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अगर पर्यावरणीय संतुलन चाहिए, अगर पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण चाहिए जिसमें वनों का, वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों का विनाश ना हो, हम सतत अच्छा इन्वायरमेंट पा सके, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो, मृदा के उर्वरकता प्रभावित ना हो, या फर्टिलिटी प्रभावित ना हो, या भौम जल पे नुकसान ना हो, तो कम से कम किसी प्रदेश के लगभग 33% क्षेत्र पर वन होना या वृक्ष होना जरूरी है। ठीक है। और हमने क्या देखा था, झारखंड के 29.61% क्षेत्र पर ही वन है। ठीक है। यानी इसको 33% तक ले जाने के लिए झारखंड सरकार ने भी अपने वन नीति में बहुत सारे चेंजेज लाए। ठीक है। और उस चेंजेज को हम ध्यान देंगे कि क्या क्या चेंजेज लाए गए। पहला जो चेंज है वो यह है कि झारखंड का लगभग 9 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो बंजर है। यानी इस बंजर जमीन पे बड़े स्तर पे वृक्षों को उगा के, हम इस बंजर भूमि को पे वृक्ष उगा के वो 33% के जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते। तो ये पहला काम ये किया गया। दूसरा काम ये किया गया कि रांची में एक यूनिवर्सिटी है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उससे एक अफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम है वानिकी कॉलेज। इससे अफिलिएटेड या संबद्ध कॉलेज है जिसका नाम है वानिकी कॉलेज। इस कॉलेज में एक फैकल्टी खोला गया जिसका नाम था वानिकी फैकल्टी। यानी यहाँ केवल वनों से जुड़े हुए अध्ययन को ही प्रमोट किया गया या बढ़ावा दिया गया, ताकि झारखंड में वनों के विकास, प्रबंधन और उसके संरक्षण से जुड़ी हुई समस्याओं को हल किया जा सके। ठीक है। तो इस पे भी काम किया गया। फिर अगला काम क्या किया गया कि हम जानते थे कि ये नीति आयोग से पहले योजना आयोग थी और वो पंचवर्षीय योजनाएं लागू करती थी। उस पंचवर्षीय योजनाएं में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान, FYP 5 ईयर प्लान था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें यह तय किया गया कि झारखंड के लगभग 3424 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है उस पर वृक्ष उगाए जाएंगे। ठीक है। तो ये अगली नीति थी। फिर क्या था कि जो सामाजिक वानिकी है या जो शहरी वानिकी है, आइए हम इसको भी जान लें। शहरी वानिकी, ठीक है, और सामाजिक वानिकी। शहरी वानिकी में क्या किया गया कि शहर के जितने भी जगह खाली थे, जैसे रोड के किनारे, पार्क में, पार्क डेवलप किए गए, जितने भी खाली जगह थे वो उसको, ऑफिसेज में जो जगह खाली थे, बहुत सारे ऑफिसेज के कंपाउंड होता है, प्रांगण होता है, उसमें जो जगह खाली था उसमें बड़े स्तर पर वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, ताकि मैक्सिमम जगह को वृक्षों से भरा जा सके और वहाँ के जो पर्यावरण है उसको बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, गाँव में भी देखा गया कि जो नहर है, नहर के किनारे, रोड के किनारे जो परती ज़मीन है, वहाँ जो चरागाह लैंड है, वहाँ बहुत सारे जहाँ जहाँ स्कोप बन सकता था, जहाँ जहाँ वृक्षारोपण हो सकता था, उस वृक्षारोपण को प्रमोट किया गया। देखिए, इससे दो फायदे हुए। एक तो पर्यावरण बेहतर हुआ, वनों जो 33% वन का टारगेट है वो पूरा हुआ। तीसरा, ये जो वृक्ष थे, ये वृक्षों से भी, अगर फलदार वृक्ष हैं तो उससे बहुत सारे लाभ हुए, अगर लकड़ी का उत्पादन करने वाले वृक्ष हैं तो उससे बहुत सारे लाभ हुए। जैसे हमने पढ़ा, जो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट था, जो फॉरेस्ट वेल्थ था, उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि इससे जितने ज़्यादा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, वहाँ का क्लाइमेट भी सुधरा, वहाँ का वायु प्रदूषण सुधरा, वहाँ भौम जल का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्तर भी बेहतर हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे इस पॉलिसी में बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारी योजनाएं लागू की गई। इसी तरीके से सामाजिक वानिकी और शहरी वानिकी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है।
फिर हम क्या देखते हैं, बहुत सारी वन समितियाँ भी बनाई गई। ये वन समितियाँ जो थी, बेसिकली इसका प्रयोग क्या था, ये वन समिति जो थी ये हर गांव में या हर पंचायत में वन समिति बनाई गई, हर घर से एक मेंबर उसके बनाए गए, ताकि ये उस क्षेत्र के वनों के विकास को, संरक्षण को, प्रबंधन को ये लोग मैनेज कर सके, अच्छे से चला सकें, ताकि वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जल वो सब सुरक्षित रह सके, वहाँ का वायु, जलवायु सब सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया। तीसरा, जो एक वृक्षारोपण को लेके मुख्यमंत्री जनवन योजना, मुख्यमंत्री जनवन योजना भी लागू की गई, ठीक है। और इस मुख्यमंत्री जनवन योजना के माध्यम से भी वृक्षारोपण को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो वन नीति लाई गई, वन नीति के माध्यम से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे परियोजनाएं, योजनाएं चलाई गई राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा या दोनों के द्वारा मिलके, ताकि बड़े स्तर पर वनों का विकास किया जा सके, वृक्षारोपण किया जा सके, जो वन है उसका प्रबंधन किया जा सके, और उसके साथ साथ और भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे बांसों का रोपण भी, बांस भी बड़े स्तर पे बोए गए, और हमने अभी देखा कि बांस का क्या क्या प्रयोग है। बांस के साथ खासियत क्या थी कि इसको काटिए फिर अपने से ही ये फिर उगाता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इफोर्ट या बहुत ज़्यादा प्रबंधन की ज़रूरत नहीं है, और यह इसका व्यावसायिक प्रयोग भी होता है। तो इस तरीके से इस वन नीति के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को लाया गया, और इसी के माध्यम से हम देख पाते हैं कि झारखंड में वनों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन, उस पर चर्चा करेंगे, और फिर टॉपिक को, जो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, झारखंड के वन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।